हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर। आज हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट सैम्पल पेपर पर, जो कि सीबीएसई ने इशूड किया है फॉर द एग्जाम 2021 के लिए। आज जितने भी क्वेश्चन हम कर पाएंगे मैक्सिमम उतने क्वेश्चन हम उस सैम्पल पेपर से करेंगे, और उस एक सैम्पल पेपर को कम से कम 2 दिन में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आफ्टर वॉचिंग द क्लास एंड कंपेयरिंग विद अदर्स, आप जो है लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लिंक को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट ला पाऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे किसमें से, एपीसी डीके गोयल सर के द्वारा इशूड किए गए परफेक्ट 15 सैंपल पेपर में से, और इसमें से सबसे पहला पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इशूड किया है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ सैंपल पेपर का। इस तरीके की बुक आपको ये मार्केट में मिलेगी, आप ये बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। टोटल इसमें मिलाकर जो हमारे पास 16 पेपर्स हैं। पहला पेपर हमारा रहेगा सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उससे रिलेटेड, सीबीएसई सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई 2021 विद सॉल्यूशन। दूसरा सैंपल पेपर, और इस तरीके से हमारे पास 5 इसमें सोल्ड पेपर रहेंगे, और अगले नेक्स्ट 5 जो पेपर हमारे पास वो रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिनके हमें आंसर भी गिवन होंगे। और नेक्स्ट जो हमें 6 से 10 तक हमारे पास पेपर रहेंगे जो कि जिनके हमें आंसर दिए हुए हैं। और अगले 5 पेपर हमारे पास जो रहेंगे वो रहेंगे अनसोल्ड, जिनको हमें सोल्व करना है, जिनके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जितना ज्यादा इन सैंपल पेपर को सोल्व करके देखेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन इन सैंपल पेपर में दिए गए हैं उनको जितना ज्यादा आप सोल्व करके देखेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया, सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया है या सिलेबस एक बार करके देख लिया है, उनको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इन सैंपल पेपर्स को जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ रेगुलर वॉच करिए। आपको इनके थ्रू कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्डअप होगी, और साथ ही साथ आप एक अच्छे नंबर के साथ आप लोग पास होके आएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा कि आपको मिलेगा टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स का, और मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पेपर आता है आपका जिसमें 2 पार्ट हमें मिलेंगे, ए एंड बी, और बोर्ड एग्जाम में एक पार्ट और होता है सी, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए कंपलसरी पार्ट ए एंड बी है। पार्ट ए और पार्ट बी। बी में कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन से, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हमारे लिए ये पार्ट जो हम नहीं करते हैं, हम केवल इस पार्ट पर फोकस करते हैं। पहला पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट जो है हमारा 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है, राइट। और इसमें से हमें केवल, क्योंकि पार्ट बी में से केवल एक ही अटेम्प्ट करना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको आप एक ही जगह अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ए के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं, जिनमें हमारा पहला चैप्टर है एनपीओ का, दूसरा है पार्टनरशिप का, और पार्ट ए के वॉल्यूम 2 में हमारे पास 3 चैप्टर हैं जो कि रिलेटेड टू कंपनीज हैं, और उनमें से एक चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है। इसका मतलब पार्ट ए के अंदर हमारे पास टोटल मिलाकर 1 से 9 चैप्टर हैं, जिनमें से हम केवल 8 चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 8 चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि एक चैप्टर इस बार सिलेबस में नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, तो इसका मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसके अंतर्गत हम डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। कौन से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट की, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर्स में बांटा जाता है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पार्टिकुलर फॉर्मेट तैयार करना होता है। इसका फॉर्मेट टी शेप में होता है, टी शेप में इसका फॉर्मेट होता है, जहां पर हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ हम लोग शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है तो। यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
राइट। सैलरी अगर पार्टनर को देते हैं तो सैलरी, कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन, और कुछ पैसा यदि रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिजर्व में, और जो बाकी बचता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। इनके अलावा इसमें हम कोई और एलिमेंट प्लेस नहीं करते। अगर आपको एलिमेंट मिलते हैं कुछ इस तरीके के, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर या आउटसाइडर पार्टीज, मैनेजर कमीशन। देखिए मैनेजर कमीशन का मतलब है एक एम्प्लॉय को कमीशन, और यहाँ कमीशन का मतलब है कमीशन टू पार्टनर, राइट। तो इस तरीके के अगर आपको एलिमेंट मिलते हैं तो दीज आर टू बी कॉल्ड एज चार्ज, इनको हम चार्ज बोलते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट, और जितने भी चार्ज होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। आइए अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे? हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें हमारे पास देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये हमने पहले ही देखो डिस्कस कर लिया, ये क्या माना जाता है? चार्ज माना जाता है, तो इट वुड बी अवर आंसर। पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कमीशन, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है for which of the following situations the old profit sharing ratio of partner is used at the time of admission of a new partner। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जब बात की जाती है तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को हम लोग बोलते हैं द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब है फर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो उसका एक दूसरा नाम भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दैट इज टू बी नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये तो हुआ इसका नाम, ड्यू टू ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा गया है कि इसके अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जनरली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूटिलाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रॉफिट्स होते हैं, या हमारे पास रिजर्व्स होते हैं जिनको हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं, या हमारे पास लॉसेज होते हैं, या अब हमारे पास ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल अगर गिवन होती है तो ओल्ड गुडविल, या गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि जिन पर्पसेस के लिए आप ओल्ड रेशियो का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब देखते हैं हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को सर्च आउट करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए जब एक पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर आता है तो जब वो बेसिकली सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये हमारा आंसर इसका नहीं होने वाला, राइट। नेक्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसको भी हम बेसिकली किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं, तो इसको भी हम यूटिलाइज नहीं करते, यहाँ पर भी ओल्ड रेशियो का प्रयोग नहीं होता। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। देखिए मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो बेसिकली प्रेजेंट दे रखी है बैलेंस शीट में है, उस गुडविल को हम बेसिकली ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ करेंगे, राइट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसमें भी हम ओल्ड रेशियो का यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजर्व कैपिटल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजर्व कैपिटल होती क्या है। कई बार एक नंबर क्वेश्चन इसमें से इस तरीके से भी हमसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं रिजर्व कैपिटल का मतलब, तो रिजर्व कैपिटल देखिए बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि वो पार्ट, वो कैपिटल जिसका प्रयोग एक कंपनी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी के वक्त
जो क्रेडिटर्स होते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, उनकी पेमेंट करने के लिए यूज करती है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अब बेसिकली रिजर्व कैपिटल जो पार्ट होता है वो होता है हमारा किसका, अनकॉल्ड अप कैपिटल का, अनकॉल्ड अप कैपिटल का, राइट। अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो कैपिटल हमारे पास 6 प्रकार की होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, राइट। ये 5 तो ये कैपिटल और छठी हमारी कौन सी है, रिजर्व कैपिटल। तो टोटल कैपिटल 6 प्रकार की होती है। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप का मतलब है यहाँ पर कि जैसे एक शेयर 10 रुपए का है और उसमें से हमने 8 रुपए मांगे, 2 रुपए अभी नहीं मांगे, जो 2 रुपए नहीं मांगे दैट विल बी द बिकम्स द पार्ट ऑफ अवर रिजर्व कैपिटल, राइट। तो यहाँ पूछा ये गया है कि किसका पार्ट नहीं होता। तो अगर हम देखें कि किसका पार्ट नहीं होता तो ये ऑथराइज का पार्ट होगा, क्योंकि रिजर्व कैपिटल से पहले हम जब अनकॉल्ड कैपिटल से पहले देखते हैं तो हम ऑथराइज्ड को देखते हैं, इशूड को देखते हैं, सब्सक्राइब को देखते हैं, कॉल्ड अप को देखते हैं और पेड अप को देखते हैं। इन सब के अंदर जो है ना, इन सभी का पार्ट रिजर्व कैपिटल माना जाता है। तो ऑथराइज का पार्ट होगा, सब्सक्राइब का पार्ट भी होगा और इशूड का पार्ट भी होगा। लेकिन जो कैपिटल सब्सक्राइब्ड ही नहीं हुई, जो कैपिटल सब्सक्राइब्ड ही नहीं हुई, उसका ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ अवर अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज इनकम ऑफ ₹16,000। देखिए कितनी इनकम है, 16,000 रुपए की इनकम है। और डेफिसिट जो कि डेबिटेड किया गया है किस में से, कैपिटल फंड में से। और आपको पता होगा कि कैपिटल फंड जनरली एनपीओ के अंदर हम यूज करते हैं, वहां पर कैपिटल वर्ड नहीं यूज किया जाता क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा, डेफिसिट वर्ड के साथ हम दूसरा वर्ड देखते हैं सरप्लस, जो बेसिकली डिफरेंस माना जाता है किस किस का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरप्लस विल बी नोन एज, तो सरप्लस को हम ये लिखते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। एंड व्हाट इज डेफिसिट, डेफिसिट को हम बताएंगे कैसे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, राइट। ये कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या होता है, दैट इज सरप्लस, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या होता है, दैट इज डेफिसिट। तो डेफिसिट जो कि कैपिटल फंड में से क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है 4300 रुपए का, राइट, फॉर द ईयर 2019-20। तो हमें ये बताना है कि हमारे कुल एक्सपेंडिचर 2019-20 में कितने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा वे बताता हूँ कि आपको करना क्या है, एक सिंपल सा अकाउंट मेंटेन कर लेना जिसको आप क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप एक्सपेंडिचर लिखिए अपने और इनकम लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16,000 की इनकम है, तो 16,000 की इनकम को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में अब देखा जाए तो डेफिसिट आपको गिवन था जो कि डेबिटेड हो चुका है। तो डेफिसिट आता किधर है, जब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो तो हम कहाँ दिखाते हैं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम डेफिसिट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ टोटल अमाउंट हमारी जो बनती है वो बनती है 20,300 रुपए, राइट। तो 20,300 रुपए जो है दैट इज टू बी नोन एज, that is to be known as our total expenditure। तो यहाँ पर हमें बात करनी थी टोटल एक्सपेंडिचर में, तो हमारा सी ऑप्शन जो है इसका एक राइट आंसर होगा, राइट। तो इसमें मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, आप उन पर फोकस करें। एक तो सरप्लस क्या होता है, जब आप सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, डेफिसिट क्या होता है, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और बेसिकली जो कैपिटल फंड वर्ड है वो हम एनपीओ के अंदर यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, क्योंकि जो कैपिटल फंड वर्ड हमने यूज किया है वहां पर ऑब्जेक्टिव जो है एनपीओ का वो चैरिटेबल पर्पज है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए हम वहां क्या यूज करते हैं, कैपिटल फंड वर्ड यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जर्नल एंट्री फॉर द लोन एडवांस्ड बाय द फर्म टू पार्टनर वुड बी। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है उस वक्त जब हम ये देखते हैं कि एक पार्टनर ने हमें लोन दिया है, फॉर द लोन एडवांस्ड बाय द फर्म, ओके बाय द फर्म है,
फर्म ने लोन दिया है, किसको, एक पार्टनर को। तो आप पहले इस बात को डिसाइड करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए आप बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट में अगर फर्म लोन देती है तो दैट विल बिकम्स आवर एसेट, वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। अब इसका मतलब है कि हमें पार्टनर से पैसा लेना है, राइट। तो उससे रिगार्डिंग अगर हमें एंट्री देखनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा जो होता है वो क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, कि पार्टनर का अगर लोन है, उससे पैसा लेना है, तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, ताकि उससे हमें पैसा जो लेना है वो उसकी कैपिटल में से काटा जा सके। एक बात। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि जो पार्टनर का लोन है डायरेक्टली उससे पैसा मंगवा लिया जाए। तो हम एंट्री कर देंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधा पार्टनर लोन अकाउंट। तो टू पार्टनर लोन अकाउंट हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पर मेरे पास ये दो ऑप्शन बनते हैं। अब जर्नल एंट्री में हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए इन दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन तो हमें मिल ही गया। एक बार देख लेते हैं कहीं दूसरा ऑप्शन भी ना हो और ऑप्शन में लिखा हो बोथ एंड बी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारा आंसर ये जाएगा लोन टू पार्टनर टू बैंक। लोन टू पार्टनर टू बैंक तो तब करते हैं जब हमने पार्टनर से लोन ले रखा हो, उसको पैसे की हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो ये इसका आंसर हमारा नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। देखिए पार्टनर को लोन हमने दे रखा है, तो डेफिनेटली उसका जो है रियलाइजेशन से भी कोई लेना देना नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज लास्ट में लिखा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक कंपनी forfeited 4,000 shares of ₹10 each on which application money ₹3 has been paid। यानी कि 3 रुपए जो है कंपनी क्या कर चुकी है, पेड कर चुकी है। तो इसका मतलब हमें जो पैसा मिला है, पेमेंट जो मिली है, पेड अमाउंट, वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। और 3 रुपए जो पैसा हमें मिलता है जनरली हम उसको किस में लिख देते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ forfeiting the shares। Now you have to need to know what is the forfeiture concept। अगर मैं forfeiture concept की बात करूं तो इसका मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर अपना किसी कॉल्स पर पैसा देने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में कंपनी उसको एक ड्यू नोटिस देकर, जो कि 14 डेज का माना जाता है, उस नोटिस देने के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर पैसा पेड नहीं करता है, तो कंपनी उनके शेयर क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। और ऐसे फोरफिट करने वाले शेयर्स पर हमारी जो कैपिटल वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो शेयर मार्केट में अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, राइट। तो जब भी हम इनकी एंट्री पास करेंगे तो हम पार्टिकुलरली एंट्री देखेंगे कि हमें एंट्री करनी कौन सी है। बेसिकली 3 एंट्रीज हम इसमें पास करते हैं, फोरफीचर की, नंबर 2 रीइश्यूड की, नंबर 3 कैपिटल में ट्रांसफर की। इस पे मैंने जो है कम से कम 4 लेक्चर पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप उन लेक्चर्स को वहां पर देख सकते हैं। आगे हमें क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड। देखिए 4000 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, 2000 शेयर आपने रीइश्यूड किए हैं, एंड फुली पेड अप एंड ₹4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4000 रुपए आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। आपको रेट निकालनी है कि किस रेट पर ये शेयर्स क्या किए गए हैं, रीइश्यू किए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है इनको करने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि लॉस पर शेयर कितना हुआ, जिसको निकालने के लिए नॉर्मली मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको कि जो कैपिटल रिजर्व है दैट विल बी इक्वल टू रीइश्यूड शेयर। रीइश्यूड शेयर जो है हमारे, वो ब्रैकेट में प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर, प्रॉफिट पर शेयर ऑन फॉरफीचर, राइट। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो उस वक्त हमें पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट आपको लिखना है, माइनस करना है लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यूड, लॉस पर शेयर ऑन रीइश्यूड, पर शेयर ऑन री इश्यूड। ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो आपके पास निकल कर क्या आएगा,
कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, और यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पहले से ही गिवन है, वो कितना है ₹4000। लीजिए 4000 हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इज इक्वल टू, हमने कितने शेयर जो है ना रीइश्यूड किए हैं 2000, हम 2000 यहाँ लिख लेते हैं, 2000 हमने लिख लिए। ब्रैकेट हम लगाएंगे, प्रॉफिट पर शेयर मैंने पहले ही आपको फाइंड आउट करके बताया कि 3 रुपए जो है उन्होंने क्या किए हैं, पेड किए हैं, हैज बीन पेड ₹3 आउट ऑफ ₹10। तो 3 रुपए हमें पर शेयर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। उसमें से माइनस करेंगे लॉस पर शेयर जो कि गिवन नहीं है, तो लॉस पर शेयर हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखिए कितना आया, 2000 से हम 4000 को डिडक्ट कर दें, काट दें, तो हमारे पास अमाउंट आती है ₹2 की, और हमारे पास अब फिगर बचता है 2 इज इक्वल टू 3 माइनस में लॉस पर शेयर ऑन री इशू। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लॉस पर शेयर मेरे पास कितना बना, 3 माइनस में ₹2, राइट। तो हमारे पास लॉस पर शेयर आ गया ₹1 का। अब देखिए यदि ₹1 आपको री इशू पर लॉस हुआ हो और शेयर को आपने फुली पेडअप माना हो, तो इसका मतलब शेयर कितने का था हमारा, ₹10 का, और ₹10 में से आपने ₹1 का लॉस वियर किया है, तो कितने रुपए बच गए, ₹9। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आप बता सकते हैं इजीली कि राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ₹9 पर शेयर, जिस पर हम शेयर को क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास में हम ये 6 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को देखें, समझें, और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे क्लास के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, स्पेशल उन बच्चों के पास जिन्होंने अब तक अकाउंटेंसी का रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। होप सो कि उनको इससे 100% जो है क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम आप जो है हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकें, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।